हम इस वक्त जिस जगह पर पहुंचे थे वो कुछ इस तरह से थी कि हमारा जो है वो एसोफेगस और पेरिस्टालसिस हमारी कंप्लीट हो गई थी। और अच्छा, आपने ये रीड की बेटा, पेरिस्टालसिस वगैरह आपने रीड की है वहां से? हाँ जी की है। एवरीथिंग फाइन? हाँ जी ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा गो थ्रू किया हुआ था तो मतलब अब सही हो गया है। ओके फाइन। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो अब हम ये देखते हैं कि स्टमक जो है उसके क्या जो है वो किस तरह की शेप है, और स्टमक में किस तरह के ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टमक में किस तरह के जो है वो टिश्यूज होते हैं। सबसे पहले इट इज़ इनएविटेबल टू ड्रॉ, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। बेटा स्टमक जो है उसके हवाले से एक बात ज़हन में रखिएगा कि स्टमक की एक बड़ी ही पर्टिकुलर किस्म की शेप होती है। और स्टमक इज़ ऑलवेज लाइक स्लीपिंग इनसाइड आवर बॉडी। ये एक ऐसा ऑर्गन होता है कि ये ख़ास किस्म की शेप में हमारे बॉडी के अंदर होता है। यानी ना तो ये बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ होता है, ये जस्ट लाइक एक कुर्सी की तरह से इस तरह से मौजूद होता है। और इसका ये जो हिस्सा होता है ये थोड़ा सा मैंने कम कर्व बनाया, ये ज़्यादा कर्व होती है, ये इस तरह की कर्व होती है, ऐसे ऐसे कर्व होती है, और उसके बाद ये नीचे की तरफ जाता है। Stomach has a special sphincter, or you can say a door is known as cardiac sphincter। दिल की साइड पर एक ये हमारा जो है वो एग्जैक्ट हमारा यूं कह लीजिए कि दिल से ज़रा नीचे ये जो है वो मौजूद है। और यहाँ पर जो है वो ये जो डोर है इसको आप कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। कल जिस डायाफ्राम की बात हुई थी वो यहाँ से गुजरता है, इधर से गुजरता है। इसी वजह से अगर स्टमक थोड़ा सा भी फैल जाए, अगर आप कोई ऐसी चीज़ खा लें जो ब्लोटिंग कर दें स्टमक में, स्टमक को फैला दे, गैसेस प्रोड्यूस हो जाएं, तो आपके दिल पे जोर पड़ेगा। वाई? बिकॉज जितना ज़्यादा ये स्टमक जो है ये फैलेगा, जितना ज़्यादा आप ओवर ईट करेंगे, इसके बिल्कुल ऊपर जो है वो यहाँ पर मौजूद है दिल आपका। और ये भी गलत है कि दिल लेफ्ट साइड पर होता है, दिल जो है वो हमेशा दरमियान में होता है। इस जगह पर आपका दिल मौजूद है। तो ये जो डायाफ्राम है ये और इसी तरह से यहाँ पर मौजूद हैं लंग्स। इस जगह पर लंग्स मौजूद हैं आपके, ये इन जगहों पर आपके लंग्स मौजूद हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो ना तो आपसे ठीक तरह सांस लिया जाता है, और सांस भी फूल रहा होता है आपका, और दिल पर भी जोर आ रहा होता है। उसकी वजह यही है कि आपका ये जो एरिया होता है स्टमक का, इसको आप कहते हैं फुंडस। फुंडस, स्टमक फुंडस, ठीक है। ये जो है ये फैल जाता है और ये डायाफ्राम के ऊपर जोर डालता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से स्टमक का शुरू हो जाता है लिक्विड। ये स्टमक का लिक्विड होता है, और इस गैस्ट्रिक लिक्विड में कई तरह की चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर बात करें तो आते हैं अपने बुक की तरफ। अगर आप स्टमक की बात करें तो स्टमक के टिश्यू इस तरह का होता है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली डायग्राम अगर आपके सामने बताऊं, बेटा ये जो डायग्राम आपके सामने, ये असल में स्टमक की वॉल है। इसी डायग्राम को अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ तो ये जब एरिया आप कट करते हैं और इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में लेकर आते हैं, इसको माइक्रोस्कोप के नीचे आप जब रखते हैं, तो आपको पता ये लगता है कि हमारा जो स्टमक है उसकी दो तीन लेयर्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरह की आपके बुक में बनी हुई है, ये लेयर है, ठीक है, ऐसे ये इस तरह की एक लेयर है। और उसके बाद जो है वो ये लेयर नीचे को जा रही है यहाँ पे, ऐसे। और एक और चीज़ जो हमें इधर नज़र आती है वो ये है कि इसके ऊपर छोटे छोटे इस तरह से होल्स बने हुए हैं। अगर आप बुक की डायग्राम देखें तो ऐसे होल्स बने हुए हैं, ठीक है। और ये जो होल्स होते हैं बेटा, इनका बड़ा स्पेसिफिक नाम होता है। इन होल्स को आप नाम देते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। गैस्ट्रिक पिट्स का आप इनको नाम देते हैं। और ये जो गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं इनके अंदर से आपका एक जो है वो मटेरियल निकलता है जिसको आप कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। आपका जो केमिकल होता है जो ये स्टमक आपका रिलीज करता है उसको आप गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। उसको आप यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और ये जो है वो गैस्ट्रिक जूस, इसके अंदर क्या क्या कुछ होता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले गैस्ट्रिक जूस में आपका जो है वो HCl होता है जिसकी पीएच बहुत ही लो होती है, ठीक है। और उसके बाद इसमें होता है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन मौजूद होता है। और तीसरी चीज़ इसी में हमारे स्टमक में मौजूद होता है एक बहुत ही स्पेसिफिक जो हमारे मिल्क को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम होता है जिसको रेनिन कहते हैं। ये एक बड़ा पर्टिकुलर एंजाइम होता है जिसको एप्सिन और पेप्सिन का कोई ताल्लुक है आपस में? किसका किसका? एप्सिन और पेप्सिनोजन का, क्योंकि जी जी नाम जी।
मैं आपको वही बताने लगा हूँ। एक्चुअली पेप्सिन और पेप्सिनोजेन का आपस में डायरेक्ट ताल्लुक है, लेकिन हम यहाँ पर जो है वो ये आगे भी आएगा। एक दफ़ा यहाँ पर भी आपको मैं बता देता हूँ। इन्होंने यहाँ पर जो है वो गालिबन रेनिन का लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, वैसे यहाँ नहीं लिखा हुआ इन्होंने, लेकिन आगे लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता के आगे चलता हूँ, ताकि आगे हमें ज़्यादा देर ना लगे। होता क्या है कि ये जो रेनिन होता है, इट इज़ स्पेशली फॉर मिल्क। मिल्क जो है उसकी एक प्रोटीन होती है जिसको आप कहते हैं कैसीन। अच्छा बेटा, ये अब आपने खुद याद रखना है कि प्रोटीन किससे बनी हुई होती है, प्रोटीन क्या चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ होती है, वो किससे बना होता है, ठीक है। उसकी कौन कौन सी सब क्लासेस होती हैं, फिर फैट्स क्या होते हैं, वो किससे बने हुए होते हैं, और फैट्स जो हैं वो जब ब्रेक होते हैं तो वो किस में ब्रेक होते हैं। ये सारा कुछ अब आपने खुद याद रखना है। ये आपको याद नहीं रहेगा तो फिर इस लेवल तक आके आपसे जब कोई कहेगा कि रेनिन इज फॉर प्रोटीन्स, तो फिर आपके जहन में ये भी निकल जाएगा कि प्रोटीन जो है वो क्या होती है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, उसके अलावा जो ये एक बात ज़हन में रखिए कि स्टमक जो है इसके 2-3 फंक्शंस हैं। अगर आप यहाँ पर फंक्शंस की बात करते हैं तो स्टमक के 2-3 फंक्शंस में एक है स्टोरेज। ये स्टोरेज करता है फॉर 2 टू 3 आवर्स। ये हमारे स्टमक में जो है वो ये 2 टू 3 आवर्स फूड को स्टोर करता है। और स्पेशली ये लॉन्गर स्टे भी हो सकता है इफ़ क्या हो उसके अंदर, प्रोटीन हो। याद रखिए स्टमक के एक फंक्शन में एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि स्टमक इज ओनली मेड टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स। और भी फंक्शंस हैं, लेकिन अगर आप डाइजेशन की बात करते हैं ना, तो डाइजेशन में जो स्टमक है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। कैसे, ज़रा एक दफ़ा इस बात पे देखिएगा। अभी आपने एक वर्ड पढ़ा पेप्सिनोजेन, ठीक है। इसका देखिएगा, पेप्सिन तो पेप्सिन है, जेन क्या होता है, जेन होता है जनरेटिंग। यानी ये वो केमिकल है जो पेप्सिन जनरेट करेगा। पेप्सिन को जनरेट करने वाला ये पेप्सिनोजेन होगा। इसको जैसे ही 2.0 पीएच मिलेगी, ये पेप्सिन जनरेटिंग जो कंपाउंड होगा ये क्या बना देगा, ये पेप्सिन बना देगा। और पेप्सिन क्या करता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पेप्सिन प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज कर देता है, यानी उसको छोटी छोटी चेन्स में चेंज कर देता है, ठीक है। और इसी तरीके से रेनिन का मैंने आपको क्या बताया, ये भी प्रोटीन के लिए है। किस प्रोटीन के लिए, मिल्क प्रोटीन के लिए। ये भी मिल्क प्रोटीन के लिए, ठीक है। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टमक में, ये इंशाल्लाह हम कुछ दिन बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें ये सारे एंजाइम्स के फंक्शंस डिटेल में आएंगे। तो वो हम इंशाल्लाह उस वक्त देख लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास अब देखिए कि पेप्सिन, पेप्सिनोजेन ये आपके सामने आ गया। पेप्सिन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पेप्सिनोजेन बिकॉज पेप्सिनोजेन रिसीव्स 2.0 pH एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू पेप्सिन। पेप्सिन के लिए जो ऑप्टिमम pH है वो 2.0 है। इस हवाले से आपको अक्सर क्वेश्चन आता होगा, एक ग्राफ आपको दिया हुआ है और आपको लिखा हुआ है कि गेस दी एंजाइम, ठीक है। इस तरह के आपके जो है वो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पास्ट पेपर्स में। तो वो अब अगर ऑप्टिमम पीएच आपको 2.0 दी हुई है तो वो क्या है, वो आपका पेप्सिन है। अगर 7.0 है तो वो आपका अमाइलेज है जो सलाइवा में होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आप वहां से गेस कर सकते हैं। सो दिस इज जो है दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टमक। यहाँ से अब एक और फंक्शन जो स्टमक का हमें यहाँ से पता लगता है वो बेटा है मिक्सिंग ऑफ फूड। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कल कहा था कि जो पेरिस्टालसिस होती है वो एसोफेगस से शुरू होती है और एनस तक जाती है। इसका मतलब है कि जो हमारा स्टमक है ये भी इस तरह भी मूव करता है और ऐसे भी फूड को मूव करवाता है। पूरा फूड जस्ट लाइक अ मिक्सर, जस्ट लाइक अ बॉयलर, एक जो फैक्ट्री के बॉयलर्स होते हैं उस तरह से ये जो है वो पूरे फूड को मिक्स करता है। इसकी इस मूवमेंट को आप क्या कहते हैं, स्टमक की मूवमेंट होती है बेटा, उसको आप नाम देते हैं चर्निंग। उसको आप चर्निंग का नाम देते हैं, ठीक है। ये सारी मूवमेंट होती है और उसके बाद वो सारा फूड जो है वो क्या हो जाता है, वो एसिडिक हो जाता है। ये जो जितना भी एसिड होता है वो यहाँ इन पिट्स से निकलेगा, ये बात पहले भी हो चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद जब वो फूड एक दफ़ा डाइजेस्ट हो जाता है, जब एक दफ़ा वो फूड पूरा का पूरा जो है वो ब्रेक हो जाता है, तो उसके बाद अब वो फूड किधर जाता है, वो फूड आगे इंटेस्टाइन में जाना होता है। लेकिन ये जो फूड होता है इसको आप कहते हैं काइम। इसको आप काइम का नाम देते हैं। जो एसोफेगस के में उतरा था, आपके माउथ से एसोफेगस में आया था, उस फूड को क्या कह रहे थे आप? वो जो बॉल से होते हैं उसको हम कहते होते हैं, अ, क्या नाम है, बोलस, हाँ बोलस। ठीक है, उसको बोलस का नाम देते हैं।
इसके बाद आ जाता है बेटा, अब आप यहाँ पर अगर एक दफ़ा जो है वो दोबारा ड्रॉ करें तो आपको पता लगता है कि इस जगह पर अब आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका नेक्स्ट पोर्शन आ रहा है, एंड दैट नेक्स्ट पोर्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये एक अच्छा खासा, इसको आप कहते हैं कि ह्यूमन में स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑलमोस्ट 18 मीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू 3 फीट। ठीक है, तो ये ह्यूमन में 6 मीटर। ह्यूमन में स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 6 मीटर यानी 18 फीट की होती है। ठीक है, तो ये किस तरह होती है? फोल्डिंग्स की वजह से। अच्छा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके साथ कुछ और भी चीज़ें एसोसिएटेड हैं, वो मैं अब आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो ये आपका जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन हो गया। आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की डाइजेशंस होती हैं वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। बेटा आपका माउथ था, माउथ में आपने दो एंजाइम पढ़े, अमाइलेज और टेलिन एंजाइम। टेलिन आपके बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ। इन दोनों का ताल्लुक बेसिकली किससे है? कार्बोहाइड्रेट से। फिर आपने कुछ एंजाइम पढ़े, और इसी तरीके से लाइपेज भी हुआ करता है हमारे माउथ में। लाइपेज का ताल्लुक किससे है? लिपिड से। उसके बाद आपने पढ़ा स्टमक। स्टमक में आपने दो एंजाइम पढ़े, एक था पेप्सिन और दूसरा था रेनिन। अच्छा, एक बात आपको मैं और बताऊं कि रेनिन जो है उसकी भी एक इनएक्टिव फॉर्म होती है, उसको आप प्रो रेनिन कहते हैं। ये आपकी बुक में मेंशन्ड है। ठीक है, उसको आप प्रो रेनिन कहते हैं। तो ये पेप्सिन और रेनिन ये दोनों आपने स्टमक में देखे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फूड इज नॉट येट कंप्लीटली डाइजेस्टेड। अगर आप यहां तक की बात करते हैं ना इस पोर्शन की, तो नॉट कंप्लीटली डाइजेस्टेड। इस वक्त आपका फूड ऐसे पार्टिकल्स में है कि आप उसको वो नहीं कर सकते, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। आप बता सकते हैं कि क्यों हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते? अपने ब्लड का पार्ट नहीं बना सकते, क्यों? कोई रीजन है आपके जहन में? तो मुझे सवाल समझ में, आपका आवाज़ अटक गई थी, दोबारा से बोल सकते हैं? मैं बोलता हूं, आपका जो फूड है वो यहां पर कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ, और इसका मतलब है कि अगर कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हुआ तो इट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड। क्यों नहीं एब्जॉर्ब हो सकता? ब्लड में क्यों नहीं आ सकता फूड? ब्लड में, ब्लड इन में blood- नहीं इंटेस्टाइन ने blood- जी जी, बोले। मेरा जहाँ तक पहले एब्जॉर्ब हो जाता होता है जो मिनरल जो होते हैं, इसका इसका मुझे नहीं पता। बेटा याद रखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी आपने दोबारा भूलनी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है वो 10 ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, 10 ग्लूकोज जो है वो उनसे मिलकर बना हुआ है। आप अपनी इंटेस्टाइन में जो चीज़ एब्जॉर्ब करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोनोसेक्राइड होती है, वो पॉलीसेक्राइड नहीं होती। अब ये आपकी जो है यहाँ से यहाँ तक ये पॉलीसेक्राइड है। उस पॉलीसेक्राइड को आपको पूरा ब्रेक करना पड़ेगा। इफ यू डू नॉट ब्रेक द कंप्लीट पॉलीसेक्राइड इनटू मोनोसेक्राइड, then it would not be absorbed inside the intestine and it would not enter into the blood। वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में एंटर नहीं होगा। बिल्कुल यही हिसाब प्रोटीन का है। अब प्रोटीन कितनी ब्रेक हुई है? प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स में आई है। प्रोटीन को कितना ब्रेक करना है कि वो एब्जॉर्ब हो जाए? जी, पॉलीपेप्टाइड में ब्रेक करना होता है। पॉलीपेप्टाइड्स इतना बड़ा मॉलिक्यूल है कि वो कभी भी हमारी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो प्रोटीन को और कितना ब्रेक करें? प्रोटीन को क्या नाम है, माल्टोज में ब्रेक कर देंगे। बेटा स्टार्च माल्टोज में होता है। माल्टोज मैंने आपको बताया था, ओज का मतलब है शुगर। ओज जहां भी आएगा वो शुगर है। पॉलीपेप्टाइड्स जो भी होंगी उनको इतना ब्रेक करना है कि वो अमाइनो एसिड में टूट जाएं। प्रोटीन का सिंपलेस्ट यूनिट अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो आपने ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट को इतना ब्रेक करना है कि वो मोनोसेक्राइड में चेंज हो जाए। माल्टोज भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। माल्टोज को भी आप कितना तोड़ेंगे? आप माल्टोज को भी ग्लूकोज में तोड़ेंगे। जब माल्टोज ग्लूकोज में टूटेगा तब जाकर एब्जॉर्ब होगा।
बिल्कुल ऐसे ही जब आप पॉलीपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में तोड़ेंगे तब जाकर वो एब्जॉर्ब होगा। फैट्स जो हैं इनको आप छोटे छोटे फैटी एसिड में तोड़ेंगे, ठीक है, तब जाकर फैट ने एब्जॉर्ब होना है। इसका मतलब ये है कि आपका अभी तो बड़ा काम रहता है, आपने कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा थोड़ा तोड़ दिया, प्रोटीन को थोड़ा सा तोड़ दिया, लेकिन जब तक कंप्लीट नहीं टूटेगा आपका ये जो भी मॉलिक्यूल आ रहा होगा, कार्बोहाइड्रेट पूरा ग्लूकोज में नहीं टूटेगा, अमाइनो एसिड प्रोटीन पूरी अमाइनो एसिड में नहीं टूटेगी, तब तक आप ये कहते हैं कि वो कंपाउंड अब्जॉर्ब नहीं होगा। अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होना प्रोटीन का लाजमी है, मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होना किसी भी कार्बोहाइड्रेट के लिए लाजमी है, ठीक है, तब वो अब्जॉर्ब होगा। अब ये काम आपके इंटेस्टाइन में होना। इंटेस्टाइन आपके फूड को क्या करती है? इंटेस्टाइन आपके फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट करती है। डाइजेस्ट का मतलब है ब्रेक करना, ठीक है। इंटेस्टाइन आपके फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट करती है। सो लेट्स हैव अ लुक हियर। अच्छा, जो इंटेस्टाइन होती है इसका शुरू का जो पोर्शन होता है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देखें तो इंटेस्टाइन का बिल्कुल शुरू का पोर्शन कहलाता है डोडिनम, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, वैसे तो ये यहाँ पर बना हुआ है, ये देखिए जो पोर्शन स्टमक से निकलता है वो पोर्शन कहलाता है डुओडीनम, ये देखिए। और ये डुओडीनम जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट किस्म का ऑर्गन है। इसका मतलब है ये जो मैंने इस वक्त पार्ट यहाँ पर बनाया हुआ है ये वाला, दिस इज डुओडीनम, ये डुओडीनम है। अच्छा, इस डुओडीनम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। कैसे? आपके जो सबसे ऊपर बेली में सबसे ऊपर जो ऑर्गन मौजूद होता है ना बेटा, वो लिवर होता है। यानी स्टमक से भी ऊपर ये ऑर्गन मौजूद होता है आपका, ये लिवर होता है, ठीक है। इस लिवर के ऊपर एक ऑर्गन होता है जिसको आप कहते हैं गॉल ब्लैडर। हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ चीजें गॉल ब्लैडर से आती हैं, गॉल ब्लैडर से आती हैं, ठीक है। कुछ जो ऐसे बाइल। केमिकल्स होते हैं वो गॉल ब्लैडर से आते हैं, जी बिल्कुल, बाइल, यहां से बाइल आता है, ठीक है। अब वो बाइल क्या करता है वो इस वक्त हम नहीं बता रहे, हम इस वक्त सिर्फ ऑर्गन डिस्कस करेंगे। केमिकल्स का फंक्शन बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम ऑर्गन डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से उसके बाद एक और ऑर्गन होता है जो यहाँ पर अपना रोल प्ले करता है, और उसके बारे में भी आप जानते होंगे बेटा, वो ऑर्गन है आपका पैंक्रियास, ठीक है। पैंक्रियास जो है ये भी यहाँ से जो है वो, अगर आप यहाँ पर इसको बनाते हैं इस तरह पत्ते की तरह का होता है पैंक्रियास, ऐसे और ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे जैसे पत्ता है। और ये जो अब आपके सामने ये इस वक्त मैं शो करवा रहा हूँ, इसमें एक चीज बहुत वाजे है कि आपका जो भी फूड होगा वो इधर से निकलेगा, या जो भी केमिकल होगा वो इधर से निकलेगा होते हुए सीधा डोडिनम में। यहाँ से जो भी केमिकल होगा वो यहाँ इसी कॉमन डक्ट, ये कॉमन है, ये कॉमन डक्ट है, ठीक है। इसको आप कॉमन डक्ट कहते हैं। ये वाली जो डक्ट है इसको बाइल डक्ट कहा जाता है, ये बाइल डक्ट है, ठीक है। ये आपका पेंक्रियाज है और ये आपका लिवर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो भी केमिकल्स होंगे वो कॉमन डक्ट के जरिए कहाँ आते हैं? डुओडेनम में। ये जो भी केमिकल्स होते हैं इनका मकसद डाइजेशन होता है और ये इसीलिए एंटर होते हैं। लेकिन ये आप गट में नहीं पढ़ते। मैंने आपको बताया था कि गट में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, भला जरा बताइएगा। जो से पूरी गांठ जो होती है, पूरी गट जो होती है। पूरी गांठ में वो माउथ से शुरू होती है, मतलब कि हम्म कैविटी से शुरू होती है। इससे पहले लंग्स आते हैं, फिर हार्ट, फिर लिवर, और उसके बाद लिवर, पैंक्रियास, स्टमक, और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। बेटा एक बात याद रखिए, गट सिर्फ वो पोर्शन है जिसकी दो ओपनिंग है, एक ओपनिंग माउथ है, एक ओपनिंग एनस है, ठीक है। गट, इस दौरान इस पूरी पाइप के अंदर जितने ऑर्गन आते हैं सिर्फ वो गट में आएंगे। माउथ, एसोफेगस,
स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, 5 ऑर्गन है टोटल गट में। इससे ज्यादा ऑर्गन गट में नहीं आएंगे, याद रखिए मेरी बात। जो ऑर्गन आउटसाइड पर ओपन नहीं है, जो ऑर्गन आउटसाइड पर ओपन नहीं हो रहा और इनसाइड पर वो ऑर्गन जो है वो गट में नहीं आएगा। आपके ये पूरी डक्ट जो एनस तक जा रही है वो गट है, उसके अलावा कोई ऑर्गन गट का नहीं है। इसका मतलब है लिवर और पेंक्रियाज गट के ऑर्गन नहीं है। इनको हमने नाम दिया था एक्सेसरी ऑर्गन्स का। इनको हमने ये पढ़ने शुरू में ही, आप भूल चुके हैं काफी बातें बेटा। लेक्चर को भी जरा थोड़ा सा जो है वो नोट कर लिया करें अपनी बुक के ऊपर या किसी कॉपी के ऊपर। तो इनको हम एक्सेसरी ऑर्गन्स का नाम देते हैं। ये एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, लिवर भी और आपका पेंक्रियाज भी। नॉट इंक्लूडेड इन गट, क्योंकि गट जो है वो एक साइड से ओपन होकर कंटिन्यूअसली जाती है और दूसरी साइड पर जाकर दोबारा ओपन होती है। तो इसलिए ये जो दो ओपनिंग के दरमियान में जितने ऑर्गन्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लंग्स भी इसमें आएगा। दो ओपनिंग्स के दरमियान में वो ऑर्गन जो उस ओपनिंग का हिस्सा है, जहां जहां से वो डक्ट गुजर रही है, वो डक्ट का पोर्शन गट कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों ऑर्गन्स जो हैं ये गट में नहीं आएंगे। तो अब यहां से उसके बाद अब इंटेस्टाइन आपके गट में आएगी। तो ये जो डोडिनम का पार्ट है, डोडिनम, ये गट का हिस्सा है। उसके बाद बेटा आपका यहां से शुरू हो जाती है आपकी एक इंटेस्टाइन का पार्ट शुरू हो जाता है, तकरीबन ऑलमोस्ट इस जगह से कह लीजिए, यहां से, इससे पीछे सारी डोडिनम होती है। फिर एक पार्ट आता है इंटेस्टाइन का जिसको आप कहते हैं जेजुनम, और ये पोर्शन खत्म होता है तकरीबन यहाँ पे, और यहाँ से आगे आपका इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको आप कहते हैं इलियम। डोडिनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पोर्शंस होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के। जी बेटा, कोई सवाल है तो बताइए। नहीं, कि हो गया क्लियर अभी। हम्म। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है आप देखते हैं कि ये आपका जो इलियम वाला पार्ट है ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आपकी जो है, अच्छा बेटा इसको आप नोट कर लिया करें या कम से कम लेक्चर सुन लिया करें, कुछ कर लिया करें। इस तरह मत करें, ये ना बड़ा आप भूल जाएंगे, बड़ा फंस जाएंगे आप इसमें, ठीक है। उसके बाद आपकी जो इलियम होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, वो इस पोर्शन से जाकर थोड़ी सी स्वेल होती है। स्वेल होने के बाद ये पोर्शन जो है ये ऊपर को उठता है, और यहां से एक बड़ी सारी इंटेस्टाइन गुजर रही होती है। अब ये सारा पोर्शन क्या है? ये जो पार्ट है बेटा, इसको आप कहते हैं सीकम। ये स्वॉलन पार्ट होता है, इसको आप सीकम कहते हैं, और यहीं से एक छोटा सा पार्ट निकल रहा होता है जिसको आप अपेंडिक्स कहते हैं। ये अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स है। यहां से मजीद फूड आता है और लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। जो आपका वो फूड जो कि अनडाइजेस्टेड है, जो डाइजेस्ट नहीं हो सका, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसका काम सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, इसका काम डाइजेशन नहीं होता। और एब्जॉर्प्शन भी किसकी? वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन होती है, उससे ज्यादा किसी चीज की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो जो आपकी होती है नो डाइजेशन, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होती। यहां तक डिस्कशन आपकी खत्म होती है डाइजेस्टिव पार्ट्स की, ठीक है। डाइजेस्टिव पार्ट्स की डिस्कशन यहाँ खत्म होती है। उसके बाद इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे कि इनमें से हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन, और हर पार्ट में अलग अलग वो कौन से रिलीज हो रहे हैं, केमिकल्स कौन से रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये, यहाँ से अब हमने कल शुरू करना है, और हर ऑर्गन को हम डिस्कस करते चले जाएंगे कि ये कैसे कैसे फंक्शन करता है। ये देखिए, ये सारे एंजाइम्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर आके आपका जो है वो चैप्टर, बल्कि एब्जॉर्प्शन फिर बाद में शुरू होती है। उनके बाद आपका जो है ये अगला पार्ट आ जाता है कि ये सारा फूड फिर यूज कैसे होगा, लिवर का फंक्शन। ये भी चैप्टर काफ़ी रहता है, और इसके जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स रहते हैं। तो
लेकिन जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये आपने नहीं भूलना बेटा कि हर पार्ट का फंक्शन क्या है, और कौन सा पार्ट किससे कब अलग होता है, और खास तौर पे गट क्या चीज होती है। आप गट भूल गए तो फिर तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम अभी समझा ही नहीं, और आगे आप यकीन करें कि आगे आसान नहीं है। आगे जो पोर्शन आ रहा है आपका वो आसान नहीं है। हम स्पीड पर मूव करेंगे, लिहाजा लेक्चर को लिखा भी करें, और साथ साथ उसको रीड तो आप कर रहे हैं लेकिन लेक्चर को लिखा भी करें, ताकि आप